सब? उम्मीद करते एकदम मस्त और झक्कास होंगे एज ऑलवेज। यहाँ पे दिवाली वेकेशंस के साथ एकदम फ्रेश होकर आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है? तो एकदम फ्रेश मूड में नया फ्रेश चैप्टर हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ना, ये चैप्टर की खूबी यही है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली, लेकिन कोई भी बच्चा जो अपना फ्यूचर मैनेजमेंट में देखता है, ठीक है, जो कहता है मेरे को बैंक मैनेजर बनना है, मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिसर में मैनेजरियल पोस्ट चाहिए, मेरे को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक यहाँ पे पहुंचना है, अगर कोई भी बच्चा अपना करियर इस तरीके से देखता है, तो आपके लिए ये जो चैप्टर है रियल लाइफ में रियल करियर के मुताबिक भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेना ही है, मतलब सीयूईटी में तो हमें धमाल मचानी है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना है कि आगे जाके रियल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करना है। ओके, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे बेसिक्स कवर करेंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो हम पहले लेक्चर में पहले तो बेसिक्स यहाँ पे कवर करेंगे कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो उसका मीनिंग एंड कंसेप्ट यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम उसके फीचर्स करेंगे। आप फीचर्स को, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कई बार, आप फीचर्स को चाहो तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस को आप चाहो तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सीयूटी में सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये चीजें भी आपको लर्न करनी है। ऑब्जेक्टिव इनमें से भी पूछा जा सकता है एंड 14 प्रिंसिपल्स अनडाउटेडली इसमें से सीयूटी में क्वेश्चन बनकर आएंगे ही आएंगे, ये मैं पक्का कह सकती हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है, ठीक है? सबसे पहले हम अपने बेसिक्स को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब भी आप पढ़ोगे ना, तो कुछ ऐसे शब्द है जिसमें रिपीटेटिवली बार बार यहाँ पे आएंगे। तो पहले उन शब्दों का मतलब समझते हैं, फिर जब आप ये शब्दों को जोड़ दोगे ना, तो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो बनकर आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहला शब्द है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फंडामेंटल ट्रूथ है। अब फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब क्या? ट्रूथ मतलब सच्चाई, फंडामेंटल ट्रूथ मतलब प्रूवन सच्चाई। आप अगर कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, अब हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे बना दी, एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बना दिए, लेकिन जब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए, आज पूरी दुनिया यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी पढ़ती है, पढ़ाती है, सीखती है, सभी लोग ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है ये प्रूव किए गए हैं कि प्रिंसिपल सच है एंड रियल में ये काम करता है। हर प्रिंसिपल बनाते वक्त रिसर्च किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, लोगों पे इस्तेमाल किया गया, उसका जो रिजल्ट आया उसको नोट डाउन किया गया और दुनिया के सामने साबित किया गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, इनका जो रिजल्ट है ये प्रूवन है। मतलब ये जो ट्रूथ है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो रियल में एप्लीकेबल है, रियल में इसका रिजल्ट इस तरीके से आता है, ठीक है? आज अगर आप चाहो तो अपने रियल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल्स आजमा के देखना, अपने स्कूल्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने स्पोर्ट्स में प्रिंसिपल्स आजमा के देखना, आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये होगा। वापस मैं कहती हूँ, ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे एक तरीके से मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस से मतलब क्या कि भाई अगर कल उठ के आप एक मैनेजर बनना चाहते हो या आप एक कंपनी में एक मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिसीजन लेना। अब मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि मुझे दिन भर में कई सारे डिसीजन लेने हैं, बट ये नहीं पता कि डिसीजन लेने कैसे है। अब मेरे हर सही डिसीजन से कंपनी को फायदा होता है और हर गलत डिसीजन से कंपनी को नुकसान होता है। तो भाई मेरे को ये नहीं पता कि मुझे डिसीजंस कैसे लेने हैं, सही डिसीजंस कैसे लेने हैं, क्या करने से क्या रिजल्ट आएगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो यही जानकारी कि एज अ मैनेजर आपको क्या करना चाहिए, एज अ मैनेजर आपको क्या नहीं करना चाहिए, यही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बता देता है। अब आप उसको यहाँ पे फॉलो करो या फॉलो नहीं करो, ये मर्जी आपकी है।
ऐसा नहीं है कि कोई एक एकदम ऐसे कायदा है, नियम है कि भाई आपको फॉलो करना ही है एज अ मैनेजर, ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करके चल रहे। नहीं, आपको ये प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या दिक्कत हो सकती है, हर चीज सिखाई जाती है। अब आप इनको फॉलो करो ना करो, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करो, कुछ को ना करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि कोई भी चीज अगर होती है तो इसका कारण क्या है, और अगर आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो अपने कंपनी में, अपने डिसीजन मेकिंग में, तो उसका असर किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो वही आपका मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बन जाता है। प्रिंसिपल्स रेफर टू स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ। ये जो प्रिंसिपल्स है ऐसे स्टेटमेंट्स है जो फंडामेंटल ट्रूथ बताता है, प्रूवन ट्रूथ बताता है, ऐसी सिचुएशंस बताती है जो आपको प्रूव करके दिखाई गई है वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरियस रिसर्च से। साथ ही साथ ये जो स्टेटमेंट्स है ये बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब ये आपको ये बताता है कि अगर कोई भी चीज होती है तो उसका कारण क्या है, और आप अगर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है, और ये जो स्टेटमेंट है किसके ऊपर बेस्ड है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि कहता है दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बनाए गए थे मैनेजर्स के लिए कि एज अ मैनेजर्स आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं। आपके सही डिसीजन से कंपनी को मुनाफा होता है, आपके गलत डिसीजन से कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो आप कैसे सही डिसीजंस लो, आप कैसे करेक्ट डिसीजंस लो, डिसीजन लेने से पहले आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, वही ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। बाकी आप इनको फॉलो करो ना करो ये आपकी मर्जी है, ये आपके लिए गाइडलाइंस है, आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो हमने जो मीनिंग पढ़ा उसकी बहुत सारी चीजें इसमें आपको रिपीटेटिव दिखेगी। ठीक है, सबसे पहला फीचर कहता है दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल या तो परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या होता है मेरे दोस्त, प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है परवेसिव। इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े बड़े कंपनीज है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए बनाया गया है। आप गलत हो, छोटे से छोटे बिजनेस, छोटे से छोटी कंपनी, छोटे से छोटा अगर आप कोई काम कर रहे हो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, गवर्नमेंट बिजनेस हो मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आपके जो स्कूल्स है वहां पे इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल्स है वहां पे इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहां पे इस्तेमाल होता है। क्योंकि बेटा मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट है तो डिसीजन मेकिंग करना ही है, डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज गाइडलाइंस तो है ही। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, एनी साइज, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस, हर जगह ये अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर कहता है दे आर जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये है कि ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आएगा तो ये इसका सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम आएगा तो ये इसका सोल्यूशन है। जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर होता है कि ये क्वेश्चन है उसका ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है उसका ये सोल्यूशन है, नहीं, ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन आपके लिए एज अ मैनेजर नहीं है कि अलग अलग सिचुएशंस में आपको क्या करना है। ये आपके लिए जनरल गाइडलाइंस है, मतलब एक तरीके से एज अ मैनेजर आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो, ये आप में जो है एक तरीके से बिहेवियरल चेंजेस लाता है। वो आपको बताता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आपको एक्ट करना चाहिए, वो आपको ये समझाता है। ऐसा नहीं है कि चलो प्रॉब्लम का एक रेडीमेड सोल्यूशन दे दिया, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल हो, चाहे वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर हो, कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रातों रात नहीं बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि चलो एक दिन मेरे को ऐसे सोते सोते सपने में आया, मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना दिए, नहीं। ये प्रिंसिपल्स बनने के पहले इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेस की गई,
बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके जो रिजल्ट्स आए उनको नोट किया गया, उनको स्टडी किया गया, उनको समझा गया, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनने के पहले उसके ऊपर रिसर्च की गई है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए हैं, उसके रिजल्ट्स का एनालिसिस किया गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, फिर जाकर ये प्रिंसिपल्स को बनाया गया। तभी तो ये फंडामेंटल ट्रूथ है, हर एक प्रिंसिपल प्रूवन है और इसका प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कैन बी चेंज्ड or modified as per requirements। ठीक है, कोई भी चीज को आप फ्लेक्सिबल कब कहते हो? जब वो आपके हिसाब से चीजें एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रबर बैंड है तो रबर बैंड को आप चाहो उतना ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, चाहो उतना सिकोड़ सकते हो, तो रबर बैंड फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, आपके मुताबिक बड़ी छोटी हो जाती है। हम जब कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्यों इसको फ्लेक्सिबल कहता है? अब मान के चलो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए, मैं एज अ मैनेजर कहती हूँ कि 14 में से मुझे सिर्फ 10 प्रिंसिपल्स ऐसा लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है और मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, कर सकते हो। एज अ मैनेजर आपको कौन सा प्रिंसिपल कब फॉलो करना है कब नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। आप एज पर सिचुएशन, एज पर रिक्वायरमेंट ये प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बदल सकते हो। और इसीलिए हम कहते हैं ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है, इसको समय के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक मैनेजर जो है बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मेनली बिहेवियरल। अब देखो मेनली बिहेवियरल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए ना, तो इनका उद्देश्य क्या था? मतलब ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए तो इसका मेन एम क्या था, मेन कारण क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? कि एज अ मैनेजर आपके बर्ताव में, आपका जो बिहेवियर है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आए। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तब बन पाता है जब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलकर टुवर्ड्स अ गोल काम करें। अब जब मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलकर काम करें, उनके बीच में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, यूनिटी हो, ये तब मुमकिन है जब मैनेजमेंट का जो बर्ताव है वर्कर्स की तरफ और वर्कर्स का जो बर्ताव है मैनेजमेंट की तरफ दोनों पॉजिटिव हो। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसी मुताबिक बनाए गए थे, जो मैनेजर्स को कहते थे कि भाई आपके जो रिलेशंस है विद द एम्प्लॉयज आप इनको यहाँ पे इम्प्रूव करो। मतलब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप एम्प्लॉयज का भी सोचो। एज एन एम्प्लॉय अगर आप कोई भी काम करते हो तो कंपनी के हित में करो, मतलब कंपनी का फायदा सोचकर करो, ना कि आर्थिक स्वार्थ देखकर आप काम करो। तो प्रिंसिपल्स काफी हद तक एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट को अपने बिहेवियर में भी चेंज लाने के लिए कहता है और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है ये भी समझाता है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज दीज प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है सिचुएशनल। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? तो कंटिंजेंट का मतलब होता है सिचुएशनल। हम ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सिचुएशनल या तो कंटिंजेंट क्यों कहते हैं? देखो बेटा, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैनेजमेंट इज अ साइंस बट अ सोशल साइंस। और ये सोशल साइंस क्यों था? क्योंकि हम जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? लोगों के ऊपर। अब लोगों का जो बिहेवियर है, भले सेम सिचुएशन है बट सेम सिचुएशन में लोगों का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकता है। आपको वो एग्जाम्पल याद है, दोस्त गिर गया तो कोई हंस रहा है, कोई ऐसा चौंक गया है, ठीक है, कोई फटाफट मदद के लिए जाता है। सिचुएशन सेम है बट 3 लोग हैं अगर सेम सिचुएशन में, तीनों अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सेम सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा बहुत 19-20, 18-20 हो सकता है। तो रिजल्ट्स में वेरी एज पर द सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्यों है? क्योंकि इन डिफरेंट सिचुएशंस देयर रिजल्ट्स कैन बी डिफरेंट। तो अलग अलग सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल भी अप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो अलग आ सकता है। एग्जैक्टली 100% सेम और स्टैटिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इंपॉर्टेंस, या तो आप इसको कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों वन एंड द सेम हो जाता है, आप सिग्निफिकेंस कह लो, आप इंपॉर्टेंस कह लो। ठीक है,
क्यों ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतने इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इवन आज के तारीख में आप कोई भी मैनेजमेंट कोर्स ले लो, कोई भी मैनेजमेंट डिग्री ले लो, कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ले लो, सिर्फ इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, आज भी हर जगह मैनेजमेंट पढ़ोगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ाया ही जाएगा। जैसे आप 12th में भी पढ़ रहे हो, सीईटी में भी पढ़ रहे हो, पढ़ना ही है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, इनको फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। मतलब मैनेजमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नींव ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रखते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हर जगह इनको पढ़ाया जाता है? क्यों मैनेजमेंट का नाम लेंगे तो प्रिंसिपल्स पढ़ना ही होता है? क्यों? सबसे पहला कारण है कि ये जो प्रिंसिपल्स है, ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी देता है। यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मतलब क्या होता है? देखो, एज अ मैनेजर हमें लगता है कि अरे यार, मैनेजर्स का काम कितना बढ़िया होता है ना, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग पावर, एकदम ऐसे पावरफुल अथॉरिटी होती है। सही कह रहे हो, आप एकदम सही कह रहे हो। बट अगर आप थोड़ा समझ से सोचोगे तो भले उनके पास अथॉरिटी होती है, बट उतनी जिम्मेदारी भी होती है। एज अ मैनेजर आप बहुत सारे डिसीजन लेते हो, बट आपका एक डिसीजन गलत हो जाने से कंपनी को बहुत नुकसान हो जाता है। तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा वो टेंशन होता है कि भाई कहीं डिसीजन गलत ना हो जाए। तो ऐसा क्यों? समझ रहे हो? तो एज अ मैनेजर चीजों को समझना, सिचुएशंस को समझना एंड अकॉर्डिंगली करेक्ट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये करे तो करे कैसे? मतलब कैसे सिचुएशन को समझे, कैसे समझे डिसीजन करेक्ट है नहीं है, क्या है, कैसे समझे? तो यही समझ देने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स को नॉलेज देता है ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस की क्या क्या आपके सामने सिचुएशंस हो सकती है, उसका कारण क्या हो सकता है, और सिचुएशंस के साथ अच्छी तरीके से डील कैसे करना है। ये आपको सब सिखाता है कि एज अ मैनेजर आपके सामने क्या सिचुएशंस आ सकती है, अगर ये सिचुएशंस आती है तो उसके साथ डील कैसे करना है, कैसे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे सही गलत में फर्क समझना है। ये आपको हर चीज सिखाता है। तो आपको ना वो एक बेहतर मैनेजर बनाता है, आपको वो चीजों की ज्यादा जानकारी देता है, नॉलेज देता है, और आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हो, आप इसको मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हो। ठीक है, तो जब मैं कहती हूँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ उनके पास जो रिसोर्सेज है, जैसे आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज एक ह्यूमन रिसोर्स है, आप उनको सैलरी देते हो। अब एम्प्लॉयज अगर खाली बैठे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो आप उनको सैलरी तो दे रहे हो, बट उनका यूज नहीं कर पा रहे हो, बैठने का पगार दे रहे हो, मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो किस तरीके से आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे डिसाइड करने हैं, किस तरीके से आपको एम्प्लॉयज को हमेशा काम में ऑक्यूपाइड रखना है, ये भी वो आपको बताता है। ठीक है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो आपके रिसोर्सेज कैसे मिनिमम वेस्टेज हो, कैसे एफिशिएंसी आए, ये भी वो आपको सिखाता है। तो एज अ मैनेजर आपकी कंपनी में एफिशिएंसी कैसे लानी है, कैसे इंश्योर करना है कि आपके सारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज हो, कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, एफिशिएंसी आए, ये भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताता है। और आपको तो पता ही है, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी, जितना कम कॉस्ट, उतना ज्यादा मुनाफा, और बिजनेस चाहता तो वही है, मुनाफा ही मुनाफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैट इज साइंटिफिक डिसीजन। देखो बेटा, कोई भी डिसीजन लेने के ना दो तरीके होता है। एक तरीका होता है इंकी पिंकी पोंकी, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना, ये होता है एक तरीका डिसीजन लेने का। मतलब तुक्का मारो डिसीजन, है ना, मन में जो सही लग रहा है वो कर दो, इंकी पिंकी पोंकी कर दो, ठीक है, इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर दो। ये डिसीजन छोटे मोटे अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो चलता है, तो चलता है। मतलब मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, दोनों में से एक सिलेक्ट कर, ठीक है, बट मैं कौन सी डिग्री करूं, दोनों में से एक सिलेक्ट कर, ये गलत है। तो एज अ मैनेजर आप कंपनी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो, और एक सही डिसीजन फायदे ला सकता है, गलत डिसीजन बहुत नुकसान ला सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है आपको समझाते हैं और सिखाते हैं कि कभी भी एज अ मैनेजर अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आपको साइंटिफिक डिसीजन कैसे लेने हैं,
साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले चीजों को समझो, डेटा इकट्ठा करो, डेटा को एनालाइज करो एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लो, ना कि तुक्के से। तो ये जो है ना बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये एक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो एफडब्ल्यू टेलर ने बनाया था। और उसमें एफडब्ल्यू टेलर ने बार बार लगातार यही समझाया था कि अगर आप मैनेजर हो ना, तुक्का डिसीजन मत लो, आप साइंटिफिक डिसीजन लो, चीजों को समझो, डेटा कलेक्ट करो, रिसर्च करो, कैलकुलेट करो, फिर डिसीजंस लो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है? हमारे आजू बाजू ना एज अ बिजनेस बहुत सारी चीजें होती है जो बदलते रहती है और ना हम उसे रोक सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बजट आया, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, आप रोक सकोगे? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, आप रोक सकोगे? शेयर मार्केट गिर गई, आप रोक सकोगे? कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, रोक सकोगे? नहीं। ये जो चीजें बदलती है ना, पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिक कंडीशन, स्टॉक मार्केट, लोगों की पसंद, लोगों की डिमांड, ये जो बदलता है ना, इसका असर कंपनीज और बिजनेसेस पे होता है। बट बिजनेसेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो इनको रोक नहीं सकते, वो इनको बदल नहीं सकते या बदलने से रोक नहीं सकते। तो ऐसे टाइम में करे तो करे क्या? एक ही ऑप्शन है कि भाई आप उनको रोक नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है आप उनके मुताबिक एडजस्ट करके चलो। भाई टेक्नोलॉजी बदलेगी तो आप भी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बदलो, महंगाई आएगी तो अपना प्रोडक्ट उस हिसाब से एडजस्ट करो। और क्या ही कर सकते हो दोस्त, और क्या ही कर सकते हो? गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो टैक्स भरो, और क्या ही कर सकते हो दोस्त? तो यहाँ पे ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस तरीके से बनाए गए हैं जो एम्प्लॉयज को भी कन्विंस करते हैं कि भाई देखो, ये जो बदलाव है इसको हम रोक नहीं सकते, ये जो बदलाव है हमें अपनाना है और अपनी मर्जी से, विलिंगली, मतलब मर्जी से अपनाना है। ऐसे नहीं कि कंपनी में जबरदस्ती करे आपके ऊपर, आपको बोले कि नहीं नहीं बदलाव मानोगे तो हम आपको निकाल देंगे। नो, वर्कर्स को समझाना है कि भाई ये बदलाव क्यों जरूरी है, ये बदलाव के हिसाब से हमें क्यों बदलना है, उनको समझाना है और वो अपनी मर्जी से बदलाव के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे, अपने आप को भी बदले, ये उनको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस कहता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जब मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से चीजों को मैनेज करना। अब जब आप एक कंपनी की बात करते हो, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कंपनी में चीजें सिस्टमैटिकली चले, प्रॉपरली यहाँ पे ऑर्डरली मैनर में चले, इसके लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानून, पॉलिसीज बनाना पड़ता है जिसका पालन सभी को करना होता है, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो वर्कर्स हो। मतलब कायदे, कानून, पॉलिसी सभी के ऊपर लागू होती है कंपनी में। तो ऐसे केस में किस तरीके से कायदे कानून बनाना है, किस तरीके से इनका पालन करवाना है सभी लोगों से, ये भी ये प्रिंसिपल्स बताता है। जैसे एक है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि देखो भाई, कायदे कानून है ना सभी के लिए होता है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो वर्कर्स हो, और इनका पालन भी सभी को करना होता है। अगर कोई कायदा कानून तोड़ता है तो पनिशमेंट भी सबके लिए एक समान होनी चाहिए। अगर कोई कमिटमेंट देता है, कोई वादा करता है, तो सभी को पूरा करना चाहिए, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कंपनी सही तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्डरली मैनर में चले, इसके ऊपर भी फोकस करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको याद होगा, मैंने जब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 3 ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल एंड तीसरा पर्सनल। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब समाज के प्रति एज अ मैनेजमेंट आपकी जो जिम्मेदारियां बनती है। तो यहाँ पे ना बेटा बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे बनाए गए हैं जो समाज और एम्प्लॉयज के प्रति जो कंपनी की और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बनती है उनको पूरा करने के ऊपर फोकस करती है। अब जैसे एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता, कि भाई यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज है तो उनमें कोई भी भेदभाव ना करना, ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जहाँ पे हेनरी फ्योल ने कहा है कि भाई अगर आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज है तो उनके बीच में भेदभाव करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा, ये आपको नहीं करना चाहिए। एक है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी हेनरी फ्योल ने यहाँ पे दिया था, जहाँ पे ये कहा गया था कि देखो भाई आपके यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं तो उनको उनके काम के मुताबिक, टैलेंट और कैपेबिलिटी के मुताबिक पगार भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम करवा के ज्यादा ले रहे हो, कम सैलरी दे रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स वर्कर्स के फेवर में, उनके प्रति जो कंपनी की जिम्मेदारियां होती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया है। क्योंकि
एट द एंड फोकस तो यही था ना कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो। तो अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट फायदा सोचोगे तो ये होने से रहा। जब आप मैनेजमेंट का भी फायदा देखोगे, वर्कर्स का भी फायदा देखोगे, तब जाकर दोनों के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव होगी और तब जाकर दोनों मिलकर कंपनी के गोल्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आज के तारीख में भी कहीं पे भी मैनेजमेंट के ऊपर अगर रिसर्च होती है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी कोर्स होता है, कोई भी पढ़ाई, कोई भी ट्रेनिंग होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेटा पहले सिखाया जाता है। कल उठ के आप सोचोगे कि हम एमबीए करेंगे, एमबीए में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। जब आप कोई कंपनी एज अ मैनेजर ज्वाइन करोगे तब आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है उसमें भी इनको इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट का नाम आना तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नाम आना ही है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का बेस है, उसकी नींव है। इसीलिए इनको आज भी हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर मैनेजमेंट स्टडीज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जाते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, अब इसको 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये दिए थे सर हेनरी फ्योल ने, तो इसीलिए उनके नाम के ऊपर ही इसको रखा गया है 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। यहाँ पे पहले हेनरी फ्योल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार सीयूईटी में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, तो बेसिक जानकारी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें तो आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम हेनरी फ्योल की जन्म की बात करें, मतलब उनका जो बर्थ ईयर है, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में। जनरली बर्थ ईयर ही पूछा जाता है, कोई भी डेथ एनिवर्सरी नहीं पूछता है, बट मैंने आपको दोनों दे दिया है इन केस आपको दोनों करना हो। ठीक है, तो उनका बर्थ हुआ था 1841 में, उनकी डेथ हुई थी 1925 में। अगर उनका प्रोफेशन की बात करें, पेशे की बात करें, तो एक माइनिंग इंजीनियर थे जो फ्रांस में काम करते थे, इसीलिए उनको फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, एक चीज आपको गौर से याद रखनी है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कहते हैं हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन फ्रांस। नो, हेनरी फ्योल का जो जन्म है वो हुआ था इस्तांबुल, टर्की में। ठीक है, पहले के ज़माने में उसको कोई और नाम से बुलाया जाता था, बट आज के तारीख में हम उसको इस्तांबुल, टर्की के नाम से जानते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ था, जन्म इस्तांबुल, टर्की में हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली यहाँ पे फ्रांस में शिफ्ट हो गई थी, तो वहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और वो एज अ माइनिंग इंजीनियर काम करने लगे फ्रांस में, इसीलिए उनको फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, बॉर्न इन इस्तांबुल जो कि टर्की में आता है, वो आगे जाके इतना अच्छा काम करते थे, मतलब मैनेजमेंट की इतनी जानकारी रखते थे कि उनका प्रमोशन होते 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 वो एक मामूली इंजीनियर से मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी भी यहाँ पे बन गए। ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये उनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैनेजमेंट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी उन्होंने जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वगैरह का कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैनेजमेंट की बात करें तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो थ्योरी बनाई थी हेनरी फ्योल ने, उसको माना जाता है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने मैनेजमेंट की नींव रखी थी, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट दिया था, इसके लिए उनको एक पदवी दी गई थी। उनको यहाँ पे फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स या तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स या तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्ञान से कभी भी किसी का कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो जैसे इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो, वैसे ही मैनेजमेंट के 2 ब्रांचेस है, दैट इज जनरल मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हेनरी फ्योल जो है वो बिलीवर ऑफ जनरल मैनेजमेंट थे, जहाँ पे वो वर्कर्स एंड जो मैनेजमेंट है उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, उसको लेकर उनके बिहेवियर में चेंज लाकर कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, कंपनी का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके ऊपर फोकस करके उन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरीज बनाई थी। जबकि FW टेलर है वो फॉलोवर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
थे, तो वो ज़्यादा कोई भी चीज़ को, कोई भी डिसीजन को लेने से पहले साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, साइंटिफिक डिसीजंस लेना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो बिकॉज वो जनरल मैनेजमेंट के फॉलोवर थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, या तो फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहा जाता है। अब एग्जाम में ना बहुत बार पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो आपको ये याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट मतलब 14 प्रिंसिपल्स है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे उसका सवाल है। तो अगर 14 प्रिंसिपल्स के बदले जनरल मैनेजमेंट बोला तो भी वो हेनरी फ्योल वाले ही प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टू द एक्चुअल क्वेश्चन जो कि है 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट स्टडीज माना जाता है, ये इन्होंने दिए थे। अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स है, याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, जो कि है CID, यूजर, सोडा। अगर आप ये अल्फाबेट्स को काउंट करोगे एग्जैक्टली 14 है, और हर एक अल्फाबेट से एक प्रिंसिपल की यहाँ पर शुरुआत की जा सकती है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लाइन से याद रखना, सीक्वेंस से याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कभी भी सवाल नहीं आएगा पहला प्रिंसिपल कौन सा था, चौथा प्रिंसिपल कौन सा था, नहीं। मेन ये प्रिंसिपल्स के बेस या कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आसानी से इसके आंसर दे पाओगे। CUET में रट्टा मारो वाली चीज़ होती नहीं है, क्योंकि कोई आपको नहीं पूछता कि सारे फीचर्स बताओ, सारे इंपॉर्टेंस बताओ, प्रोसेस बताओ, नहीं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतने आप ये एनालिटिकल वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर कर पाओगे। तो मेन थ्योरी कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस रखना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल जो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने दिया था, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। अच्छा, थोड़ा सा ये प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप गौर करोगे तो नाम में ही इसका यहाँ पे मतलब छुपा है। ठीक है, वो कहते हैं डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो मैं जब कहती हूँ वर्क, तो वर्क का मतलब होता है काम। ठीक है, डिविजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, या तो उसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन या तो उसको बांटना। तो जब मैं कहती हूँ डिविजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांटना, तो किसको बांटना, किस तरीके से बांटना, यही तो मेन आपका प्रिंसिपल है। तो बेसिकली जब हेनरी फ्योल ने डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि द टोटल वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन must be divided into smaller task, and the task must be distributed among the employees based on their specialization। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हेनरी फ्योल का यहाँ पे मानना था कि कंपनी में जो भी टोटल काम है, ऑब्वियसली कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा काम आपको यहाँ पे करना होता है। तो जितना भी टोटल काम है, आप यही चीज बंद करो कि सारा काम आपने एक व्यक्ति को सौंप दिया। देखो, एक व्यक्ति को सारा काम सौंप दोगे, अब वो सारा काम कर नहीं पाएगा, करने की कोशिश करेगा तो ढंग से नहीं कर पाएगा, तो ऐसा आपको करना ही नहीं है। एज अ मैनेजर सबसे पहला आपका काम होता है कि जो भी टोटल काम है आपके पास, पहले तो उसकी लिस्ट बनाओ, उसके बाद वो काम को छोटे छोटे टास्क में यहाँ पे डिवाइड करो। अब अगर मैं इसका एक बेसिक से आपको एग्जांपल दूं, मान के चलो कि मुझे एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, मान के चलो कि मुझे जो है एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो मैं एक व्यक्ति को पूरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दूं तो वो गलत है। अब मुझे पता है कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे को केक का अरेंजमेंट करना है, दूसरा मेरे को डेकोरेशन का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, तीसरा मुझे जगह का अरेंजमेंट करना है पार्टी के लिए, चौथा मुझे म्यूजिक एंड लाइट्स का अरेंजमेंट करना है। ठीक है,
5वां मुझे फूड एंड बेवरेजेस का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। एंड 6 मुझे जो है इनविटेशंस, उसका लिस्ट, उसका कार्ड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मुझे सारा अरेंजमेंट करना है। मान के चलो ये 6 काम है जो मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं सारे 6 काम एक व्यक्ति को ना सौंपूं। पहली चीज तो जो भी मेरा टोटल टास्क है, जो भी मेरा बड़ा काम है, उसको मैंने स्मॉल टास्क, छोटे छोटे काम में पहले तो डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मेरे पास जितने भी एम्प्लॉइज है टोटल, उनमें ये काम को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी और काम बांटूंगी। डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ऐसा नहीं कि किसी को कोई भी काम दे दिया, नहीं, मैं ये देखूंगी कौन सा व्यक्ति किस काम में माहिर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है रुचि। तो रुचि ना डेकोरेशन उसको बहुत अच्छे से आता है, उसकी जानकारी भी है, उसका दिमाग भी डेकोरेशन में बहुत चलता है। तो मुझे पता है कि रुचि डेकोरेशन में अच्छी है, तो डेकोरेशन का काम मैं रुचि को दे दूंगी, ठीक है। अब जो अमन है, उसके पापा का केटरिंग का वगैरह का बिजनेस है, तो उसको फूड, बेवरेजेस, केटरिंग, क्वांटिटी, क्या मेन्यू होना चाहिए, इसकी ज्यादा जानकारी है। तो मैं काम करूंगी, फूड एंड बेवरेजेस का काम अमन को दे दूंगी। अब रोहन जो है, उसका भाई डीजे है, तो भाई मुझे पता है रोहन को म्यूजिक एंड लाइट्स का ज्यादा जानकारी होगा, उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो रोहन को मैं म्यूजिक एंड लाइट्स का काम दे दूंगी। कहने का मतलब ये है कि हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बनाया, तो उन्होंने ये कहा कि पहली चीज आपका जो भी टोटल काम है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, और उसके बाद आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें ये काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको ये काम जो है यहाँ पे डिवाइड करके दे दो। और डिवीजन के बाद आपको ये याद रखना है वर्कर्स की जो स्पेशलाइजेशन है, कौन सा वर्कर किस काम में माहिर है, किसको कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से काम को बांटना है। ऐसा नहीं कि इक्वली बांटना है, जो पहला मिला उसको पहला काम देना है, नहीं। इससे क्या होता है, एक तो आप वर्कर को वो काम देते हो जो उनको आता है या जो उनकी एक्सपर्टाइज है, वो काम को बेहतर भी कर पाते हैं। प्लस आपने काम को बांट दिया तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर काम का पूरा बर्डन नहीं आता, तो वो हर एक व्यक्ति में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो वो उस काम को बेहतर और अच्छे तरीके से कर पाता है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली चीज तो दोनों शब्दों का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, तो बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजंस, या तो इसको आप डिसीजन मेकिंग पावर भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। दूसरा शब्द है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है to complete the given work or task on time, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ ऑथोरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, कोई भी चीज का मतलब जब आपको डिसीजन लेना होता है, जैसे मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, मिडिल के पास उससे कम, लोअर के पास उससे कम। तो अथॉरिटी आपकी पोजीशन के मुताबिक आपको यहाँ पे दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। अब आपका जो बॉस है, आपका जो सीनियर है, उसने आपको कोई काम दिया, कोई टास्क दिया कि भाई ये चीज हो जानी चाहिए, तो वो करना समय से। तो हेनरी फ्योल का ये मानना था कि अगर आप चाहते हो हर काम सही तरीके से और समय से कंप्लीट हो, तो दोनों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी है उसी मुताबिक अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों, अगर कम ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर मान के चलो हम ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं भाई कम ज्यादा चल जाता है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इससे होता क्या है। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं जहां पे मैं कहती हूँ अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, बट आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर। मतलब मैंने आपको पावर दे दिया लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपके मन में जो जब आएगा आप करोगे, आपको कोई ना पूछने वाला है ना कुछ कहने वाला है, जिम्मेदारी तो कुछ है नहीं, हर चीज में आपके पास बस पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है।
अरे भाई जब जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, तो इंसान क्या करेगा? उसके मन में जो है, उसकी मर्जी में जो है वो करते जाएगा। तो पावर का बेटा मिसयूज होना है इसमें। अच्छा ठीक है, हम रिवर्स के सिनेरियो लेते हैं, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। मैं कहती हूँ भाई पावर मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो हम अथॉरिटी कम देंगे लेकिन जिम्मेदारी हम ज्यादा दे देंगे। ठीक है, तो अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी। एक ही चीज तो हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा? द वर्कर विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द गिवन टास्क। इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मान के चलो स्कूल में एक एनुअल डे या टीचर्स डे का फंक्शन है, ठीक है। आपको आपकी क्लास टीचर ने कहा कि बेटा आपकी ना ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप एक काम करो, ये जो बोर्ड है ना उसको एकदम मतलब ऐसे आप डेकोरेट कर दो, ठीक है। बीच में लिख दो हैप्पी टीचर्स डे, यहाँ पे फूल बना दो, यहाँ पे बेल बना देना, यहाँ पे ऐसे बलून्स बना देना, गिफ्ट्स बना देना, इस तरीके से आप बना देना। हर एक चीज का आपको कलर भी बताया कि बलून बनेंगे येलो कलर के, सेंटर में आप लिखोगे पूरा व्हाइट कलर से, और फूल वूल बनाओगे आप पिंक कलर से, बेल तो ग्रीन कलर की होगी, कलर्स भी बता दिए, आपको चौक भी दे दिए, सब कुछ हो गया। चले गए, आपको बोल दिया कि भाई यही होना है, आपको काम दे दिया, बट एक चीज बोल कर गए थे कि भाई देखो जैसा बोला है वैसा ही होना है, अपनी मर्जी से कुछ मत कर देना। ठीक है चलो, अब आपने यहाँ पे सारे ड्राइंग वॉइंग करना शुरू कर दिया, आपने फूल पत्ती बेल सब कुछ बना दिए, बलून्स बना दिए, करने में व्हाइट चौक आपका टूट गया, पैर आ गया, चूरा हो गया, अब इतना छोटा सा व्हाइट चौक आपके पास बचा। अब व्हाइट चौक कम बचा तो हैप्पी टीचर्स डे आपको व्हाइट चौक से लिखना है, वो उतना पूरा होगा नहीं। अच्छा, आपके पास बाकी बहुत सारे कलर्स के चौक है, आपके पास ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, आप उससे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको टीचर ने क्या बोला था? मैंने बोला वैसा ही होना है, अपनी मर्जी से कुछ करना नहीं है। फिर आप क्या करोगे? अच्छा आप राह देख रहे हो, टीचर आएगी मैं पूछ के करूँ, टीचर आएगी मैं पूछ के करूँ, टीचर आएगी, टीचर आई नहीं। नेक्स्ट डे टीचर सुबह सुबह आई, हैप्पी टीचर्स डे, बोर्ड पे देखा तो हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ ही नहीं। आपको बुलाया, आपको कहा भाई ये क्या है, बेल पत्ती सब तो बना दिया, मेन काम तो किया नहीं, हैप्पी टीचर्स डे लिखा नहीं। आपने कह दिया कि भाई आपने बोला था व्हाइट चौक से लिखना, मेरे पास था नहीं, मैंने किया नहीं। आपको काम दिया, बट काम करते वक्त जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेने का अधिकार दिया ही नहीं, तो काम कैसे करोगे भला? बताओ मेरे को। हाँ, तो बेटा कहने का मतलब ये है कि दोनों केसेस में गड़बड़ है। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज ऑफ पावर है, अगर जिम्मेदारी है बट अथॉरिटी नहीं है तो शायद काम पूरा हो ना पाए, जिम्मेदारी आप पूरी कर ना पाओ। तो इसीलिए बेस्ट है कि जितनी जिम्मेदारी है उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग पावर दे दो। भाई तुमको ये चीज करनी है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मेरा व्हाइट चौक टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा जो भी कलर कॉम्बिनेशन जाएगा मैं उसके मुताबिक हैप्पी टीचर्स डे लिख दूंगी। मुझे पता है व्हाइट चौक कम है तो मैं बलून व्हाइट से बना दूंगी, हैप्पी टीचर्स डे येलो से लिख दूंगी। कर सकती थी ना, काम ना होने से तो बेहतर था ये करना। हाँ, तो बेटा इसीलिए ना हेनरी फ्योल ने एक बार नहीं 10 बार एक ही चीज बोली है, दोनों के बीच में ना एक बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी जितनी है उतना ही जिम्मेदारी होना चाहिए, आप वाइस वर्सा कह सकते हो, जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही अथॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो बेटा जब मैं कहती हूँ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन है ना मल्टीपल चीजें कहता है, बच्चे जनरली इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको यहाँ पे पढ़ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बनाया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग हो, हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से चले। एक इंपॉर्टेंस पढ़ाना, सिस्टमैटिक या प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर काम सिस्टमैटिक चले, इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो है हेनरी फ्योल ने यहाँ पे बनाया। अब हेनरी फ्योल का मानना था कि देखो सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी है, हर एक कंपनी में कुछ कायदे कानून पॉलिसीज ये चीज होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे सभी लोग जो है नियम के मुताबिक काम करे, पॉलिसीज को फॉलो करे, जो चीज बताई गई है उसी मुताबिक काम करे, ना कि जिसके मर्जी में जो है वो करता जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज,
सभी सुपीरियर जो है ना, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल होने चाहिए। इसका मतलब क्या? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों लेवल पे जो मैनेजमेंट है ना वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब एकदम गुड लुकिंग, डैशिंग, नो। अच्छे का मतलब ये होता है ऐसे लोग जो नियम का पालन करे और करवाए, मतलब खुद भी नियम का पालन करे, खुद भी मेहनत करे, खुद भी गोल्स की तरफ काम करे। क्योंकि एक चीज को समझो, एम्प्लॉयज वही करते हैं जो वो देखता है। अगर मेरा कोई सीनियर है, मेरा सीनियर ऑफिस टाइम से आता है, ठीक है, फोकस करता है काम के ऊपर, मेहनत करता है, तो मैं उसको देख के उसी को फॉलो करूंगी। अगर वही समय से नहीं आता तो मैं भी लेट आऊंगी। जनरली यही चीज होती है। तो सारे सुपीरियर्स गुड हो, मतलब वो डेडिकेटेड हो, नियमों का पालन करे, नियमों का पालन करवाए, प्रॉपर काम के ऊपर फोकस करे। ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर। मतलब सभी को अपना अपना काम, अपनी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे पता होनी चाहिए। किसका क्या काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या कमिटमेंट दी गई है, सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने बस बोल दिया फिर उसकी बात मानी नहीं, सुनी नहीं, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। आपने बोल दिया वर्कर्स को ओवर टाइम करोगे तो उसका पैसा मिलेगा, भाई आपको पैसा देना है, सिंपल बात है। ठीक है। नेक्स्ट, मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल। जैसे मैंने बताया कि भाई एक तो क्लियर कमिटमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपने बोला है एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ या हिडन एग्रीमेंट के टर्म्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर आपने कुछ कमिटमेंट दिया है एज अ मैनेजर या एज अ वर्कर, वर्कर की तरह भी आपने कमिटमेंट दिया, सर आज मैं ये करके ही जाऊंगा, आपको करके ही जाना है। अगर मैनेजर ने कमिटमेंट दिया है कि अगर आज आपने ये पूरा कर दिया तो कल आपको मैं छुट्टी दे दूंगा, उनको भी अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। दोनों को अपनी जिम्मेदारी और कमिटमेंट को पूरा करना है, सिंपल सी बात। ठीक है। नेक्स्ट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। देखो बेटा, कायदा तोड़ोगे तो कायदा तोड़ने के पनिशमेंट पेनल्टीज तो होते ही है। ऐसा नहीं है कि कायदा बनाया आपने तोड़ा चलो छड्डो कोई फर्क नहीं है, नो। ये सबके ऊपर समानता से लागू होना चाहिए। अगर मैनेजर कायदा तोड़े तो उसके ऊपर भी वही पनिशमेंट पेनल्टी होनी चाहिए, वर्कर कायदा तोड़े तो उसके ऊपर भी वही पनिशमेंट पेनल्टी होनी चाहिए। शॉर्ट में बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि एक तो ना अगर ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक तरीके से चलाना है तो कुछ कायदे कानून नियम होने चाहिए। नियम का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो। कोई भी अगर नियम को तोड़ता है तो उसका जो पनिशमेंट पेनल्टी है सबके लिए एक समान होना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजमेंट में जो भी बातचीत एग्रीमेंट है ना वो क्लियर होना चाहिए। कुछ भी छुपाओ, कुछ भी गलत चीज, ठीक है, कुछ आधी अधूरी बातें ये नहीं होनी चाहिए। आपने अगर किसी को कुछ कमिटमेंट दिया है, चाहे वर्कर ने मैनेजमेंट को दिया चाहे मैनेजमेंट ने वर्कर को दिया, कमिटमेंट का आदर करना चाहिए, मतलब उसको पूरा करना चाहिए। और मैनेजर कोई भी लेवल पे हो, सभी अच्छे होने चाहिए, सभी काम करने वाले, काम के ऊपर फोकस करने वाले, नियमों का पालन करने वाले होने चाहिए, तब तो बाकी सब वर्कर्स भी करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एग्जैक्टली क्या कहता है? वो कहता है वन पर्सन वन बॉस। देखो यहाँ पे हेनरी फयल का ये मानना था कि कभी भी ना एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 बॉस है, चारों जन उसको काम दे रहे हैं, फिर वो एकदम ऐसे टेंशन में इसकी सुनूं उसकी सुनूं, किसकी सुनूं, ये दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हेनरी फयल का मानना था कि हमेशा एक व्यक्ति का ना एक ही बॉस होना चाहिए। वही बॉस उसको काम देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, वही उसका यहाँ पे रिपोर्टिंग लेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछेगा। अगर आप ऐसा करते हो कि एक व्यक्ति का 2 बॉस है या 4 बॉस है तो इसमें ना कंफ्यूजन होता है, वर्कर समझ नहीं पाता वो किसकी सुने किसकी ना सुने। और कभी कभी बॉस में भी आपस में झगड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने उसको पहले काम दिया था, तूने क्यों दिया, तूने ये क्यों किया, मैंने ये नहीं किया, ये चीजें हो जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए कि भाई वर्कर्स को कंफ्यूजन ना हो, सारा काम सही से सही समय पे पूरा हो, कोई दिक्कत ना हो, आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करो। वन पर्सन वन बॉस, एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए, उसको जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, काम मिलेंगे, रिपोर्टिंग होगी, उसी बॉस को होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। अच्छा, ये प्रिंसिपल का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, समझा देती हूँ। सीयूटी में डायग्राम्स आते नहीं है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट मैं आपको समझा देती हूँ सो दैट राइट एंड रॉन्ग अप्रोच के ऊपर अगर क्वेश्चन आया आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे रेड वाला जो है दैट इज द बॉस, ग्रीन वाले जो है दैट इज द सबऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे सभी सबऑर्डिनेट्स का एक ही बॉस है, इसका भी एक बॉस है, इसका भी एक बॉस है, इसका भी एक बॉस है।
ठीक है, तो ये सही अप्रोच है, ये सही है, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो कर रहा है। बट अगर मैं इस अप्रोच को देखती हूँ, यहाँ पे जैसे ये एक वर्कर है, ये भी उसका बॉस है, ये भी उसका बॉस है, मतलब एक वर्कर के दो बॉस है। यहाँ पे ये एक वर्कर है, ये भी उसका बॉस, ये भी उसका बॉस, तो इसके भी दो बॉस हो गए। अब इसका ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, इसके भी दो बॉस हो गए। तो ये गलत अप्रोच है। एक व्यक्ति का दो बॉस होगा, वो किसकी सुनेगा, किसकी नहीं सुनेगा, कंफ्यूजन होगा, काम नहीं होगा, झगड़े होंगे, दिक्कतें होगी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान। जनरली बच्चे यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले मैं इसका मतलब यहाँ पे आपको समझा दूं। कोई भी डिपार्टमेंट के अपने गोल्स होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका गोल है कि इस महीने उसको कम से कम 10 लाख प्रोडक्ट बेचने हैं। ठीक है, चलो अब प्रोडक्ट बेचने के लिए सबके दिमाग में अलग आइडिया, अलग प्लान हो सकता है। कोई कहेगा एक काम करते हैं अपन, रणवीर सिंह से ना एकदम ऐसे लाल सूट वूट पहना के एकदम ऐसे एडवर्टीजमेंट करा देते हैं, ये प्रोडक्ट बिकेगा। कोई कहता है अरे अरे ये तो पुराना हो गया, मतलब चोरी वाला आइडिया हो गया, अब एक काम करते हैं, अब ना ऑफर दे देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। क्या बात है, मतलब ऐसे 50% ऑफ बोलेंगे ना, धूम मच जाएगी, सभी लोग आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी अगर आपका गोल है, कोई भी अगर आपका टास्क है, कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा करने के लिए जो प्लान होना चाहिए ना, वो सभी का एक ही होना चाहिए। और जब सभी लोग एक ही तरीके से एक ही प्लान पे काम करेंगे तो आपका गोल पूरा होगा। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, तो आपका प्लान या गोल पूरा नहीं होना है। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान। एक यूनिट है, एक डिपार्टमेंट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एक ही प्लान होना चाहिए, सभी लोग एक ही प्लान पे काम करना चाहिए। सबके अलग अलग प्लान है, सब अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं, अलग अलग मर्जी से काम कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। एज ए ग्रुप जब मिलकर एक ही तरफ काम करोगे तब गोल्स पूरे होंगे, वरना नहीं होने। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है वन पर्सन वन बॉस, एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान, मतलब एक डिपार्टमेंट है, भले वो डिपार्टमेंट में 20 लोग हो, लेकिन 20 लोग मिलकर एक ही प्लान बनाएंगे और वो एक ही प्लान पे सभी 20 लोग काम करेंगे, तब जाकर आपका गोल पूरा होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत ही मजेदार वाला प्रिंसिपल यहाँ पे हेनरी फॉयल ने बनाया है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या कहता है? देखो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है ओन बेनिफिट, एम्प्लॉइज का खुद का पर्सनल फायदा या तो बेनिफिट। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एग्जैक्टली ये कहता है कि एज एन एम्प्लॉय, एज एन मैनेजर, आपके पास डिसीजन लेने का अधिकार होता है, मतलब आपके पास अथॉरिटी होती है। तो काफी बार ना आपके पास मौका आता है कि आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके ऐसे डिसीजंस लो जिसमें आपका आर्थिक मतलब पर्सनल बेनिफिट है, बट ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। हेनरी फॉयल का मानना था कभी ऐसा नहीं करना है। कोई भी डिसीजन लेते वक्त पहले ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट सोचना है, फिर खुद का पर्सनल बेनिफिट यहाँ पे सोचना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे यहाँ पे जेठालाल सुंदरलाल की मैं कहानी लेकर आई थी। जेठालाल को मिला एक बड़े से होटल से फ्रिज एंड टीवी एंड वॉशिंग मशीन्स का ऑर्डर। तो जेठालाल के फेवरेट टोनी टीवी, उन्होंने कहा कि भाई टोनी टीवी को हम सारे टीवीज के ऑर्डर देंगे क्योंकि वो टॉप इन क्वालिटी है एंड बहुत अच्छा कस्टमर रिव्यू एंड कस्टमर रिस्पॉन्स है। उतने में उनके साले सुंदरलाल का फोन आया। अब उनके कानों खान बहना से खबर पहुंच गई कि जीजा जी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। सुंदरलाल ने कहा कि टोनी टीवी छोड़ो जीजू, हम एक काम करते हैं, हम ना मोनी टीवी उनको बेचते हैं। ठीक है, मोनी टीवी जो है ज्यादा कमीशन दे रहा है और ज्यादा कमीशन मेरे को मिल रहा है, आप एक काम करना 50% रख लेना, फिर भी टोनी टीवी से ना ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो कमीशन ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा मतलब मुनाफा ज्यादा, लेकिन मैं मुनाफा देखूं कि मेरे बिजनेस को देखो। बिजनेस का फायदा होता है जब कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट दो, जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हो। तो आपको कभी भी खुद का फायदा नहीं सोचना है, आपको बिजनेस का फायदा किसमें है वो सोचना है।
कभी कभी मौका मिलता है कि कोई वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो आपको कमीशन देगा, वो आपको गिफ्ट देगा, वो आपको अंडर द टेबल पैसा देगा, ये आपको नहीं करना है। यही हेनरी फ्यूल का कहना और मानना था। एज एन एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर, डिसीजन लेते वक्त ये सोचो कि कौन से डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, ना कि खुद का। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉयज के रेम्यूनरेशन की, उनको आप काम के बदले जो भी सैलरी, बोनस, इंसेंटिव चीजें देते हो, उसको हम मिल मिलाकर रेम्यूनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल का मानना था कि कंपनी जब भी सक्सेसफुल बनती है तो उसमें एम्प्लॉयज का बहुत ही ज्यादा हाथ होता है। अब एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे काम करते हैं अपने पगार के लिए, मतलब वर्कर्स आप उनको वेजेस देते हो, एम्प्लॉयज उनको सैलरी, बोनस, इंक्रीमेंट्स देते हो। तो कभी भी ना जब आप वर्कर्स को सैलरी, वेजेस दे रहे हो ना, तो वो हमेशा उनकी जरूरतों को जो पूरा करे ना, कम से कम उतना तो होना चाहिए। मतलब आप ये देखो कि बेसिक जो उनकी जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, कम से कम वो उतना पूरा कर सके, उतना तो उनको आप सैलरी दो। दूसरी चीज, मार्केट में इस काम के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है वो भी तो देखो। ऐसा नहीं करो कि एम्प्लॉयज मतलब अनअवेयर है, उनको मार्केट की जानकारी नहीं है, तो मजबूरी का फायदा उठा के आप कम पैसे में काम करवा रहे हो। कभी ये चीज को मत करो। जो भी मार्केट स्टैंडर्ड है, मार्केट में काम के लिए कितने पैसे दिए जा रहे हैं, उस मुताबिक आप एम्प्लॉयज को भी पेमेंट करो। ठीक है, थर्ड चीज, आप यहाँ पे गवर्नमेंट के जो नियम है, गवर्नमेंट का जो यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट एक कायदा गवर्नमेंट ने बनाया है, जहाँ पे हर एक काम के लिए मिनिमम आपको इतना पैसा देना चाहिए, वो कायदे के मुताबिक लिखा गया है। आप उससे ज्यादा दे सकते हो, उससे कम दोगे, कायदा तोड़ोगे तो भाई आपको भुगतान करना होगा, तो उसका पालन करो। और ऑब्वियसली कंपनी की आर्थिक स्थिति को आपको देखना ही है। ठीक है, कि भाई कंपनी के पास कितना पैसा है, उस मुताबिक आपको पेमेंट्स करने हैं। बहुत बार हम चाहे तो भी ज्यादा नहीं दे पाते क्योंकि कंपनी के पास नहीं होता। काफी बार देने के लिए पैसा होता है बट हम देते नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी वर्कर्स को पे करते वक्त पहले तो ये ध्यान में रखो, कम से कम उतना पेमेंट दो कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। दूसरी चीज, उनके काम एंड एक्सपीरियंस के मुताबिक जो भी मार्केट में पेमेंट्स चल रहे हैं उतना तो उनको मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। कंपनी की आर्थिक स्थिति भी ध्यान में रखनी है, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो नियम है, मिनिमम वेजेस एक्ट, उनका भी पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले तो ना दोनों का मतलब समझ लो कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे जब मैं सेंट्रलाइजेशन की बात करती हूँ तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन of decision making power in the hands of few। ठीक है, जब मैं सेंट्रलाइजेशन कहती हूँ तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिनके हाथ में कंपनी का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर, कंपनी की पूरी बागडोर यहाँ पे दे रखी है। बाकी किसी के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, उनको बस काम जो बोला गया है चुपचाप उनको ये करते जाना है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन बेटा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो जब मैं कहती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन of authority till the lowest level of management। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि भाई जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट लेवल है, उनका जो काम है, काम के मुताबिक उनको अथॉरिटी दे दो। भाई जिसका जितना काम उसके पास उतनी अथॉरिटी, ज्यादा बड़ा काम ज्यादा अथॉरिटी, कम काम कम अथॉरिटी, लेकिन सभी में डिसीजन मेकिंग पावर उनके काम के मुताबिक बांट दो, अपने अपने काम के डिसीजन वो खुद ले लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रलाइजेशन ही फॉलो करो, आप डिसेंट्रलाइजेशन ही फॉलो करो, नहीं। कंपनी की जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक कंपनी के पास चॉइस है। वो सेंट्रलाइजेशन भी रख सकता है जहाँ पे कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो सारे डिसीजंस लेते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन भी रख सकता है जहाँ पे वो अथॉरिटी को बांट देता है। लेकिन हेनरी फ्यूल का मानना था कि जब भी आप
लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करोगे, ठीक है, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस decentralization is always suitable. तो बेटा जब भी आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करोगे, बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन सूटेबल है, क्योंकि आप सोचोगे हर जगह आप अकेले डिसीजन लोगे, आप नहीं ले पाओगे, इतना सारा काम है, इतने सारे डिसीजन लेने, अकेले लेने चाहोगे, डिलेड डिसीजन मेकिंग होगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा, बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे हेनरी फ्योल ने सजेशन दिया था। बाकी देखो कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंपलसरी नहीं है, मानो ना मानो आपकी मर्जी है, बट उन्होंने सजेस्ट किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन अपनाओ। बाकी आपके पास चॉइस है, आप सेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हो, आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन एक मजेदार वाला प्रिंसिपल जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है चेन ऑफ कमांड। इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देती हूँ। देखो बेटा कंपनी में ना बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। अब जैसे मान के चलो ए जो है आपका यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ए के अंडर बी एंड एफ काम करता है, बी के अंडर सी काम करता है, सी के अंडर डी काम करता है, डी के अंडर ई काम करता है। वैसे एफ के अंडर जी काम करता है, जी के अंडर एच काम करता है, एच के अंडर आई काम करता है। मतलब सबके अपने सुपीरियर, सबके अपने यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे है। अब ऐसे केस में कंपनी में अगर किसी को कम्युनिकेशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ई को कम्युनिकेट करना है आई के साथ, तो ऐसा नहीं होता आपको जब जिससे बात करनी है आप चले गए। अब जैसे आप वर्क करो, आपको कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुकेश अंबानी से जाके बात नहीं कर सकते। हाँ मैं विस्तारा में फ्लाई कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत है तो मैं डायरेक्टली, रतन टाटा जी अब तो नहीं रहे, ठीक है, बट अगर होते तो मैं उनसे डायरेक्टली जाके नहीं कंप्लेन कर सकती हूँ। एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो हेनरी फ्योल का मानना था कि भाई तुमको चाहिए कंपनी में सिस्टमैटिक तरीके से काम हो ना, तो चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करो। अगर यहाँ पे ई को आई से बात करना है तो ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए एफ को बोलेगा, एफ जी को कहेगा, जी एच को, और एच आई को। ये पूरा चेन है जो आपको फॉलो करके कम्युनिकेट करना है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर कोई अर्जेंट बात कहनी है, मतलब कुछ अर्जेंसी है, कुछ अर्जेंट बात कहनी है, तो इतना लंबा चौड़ा चेन अगर आप फॉलो करोगे तो मतलब काम कैसे बनेगा? अर्जेंट है, इतना लंबा चौड़ा चेन फॉलो करने जाओगे तब तक तो समय निकल चुका होगा। तो इसका भी हेनरी फ्योल ने आपको एक सोल्यूशन दिया था। उन्होंने बोला था ना मैं प्रिंसिपल्स ऐसे बनाऊंगा जो सिचुएशन के मुताबिक फ्लेक्सिबल हो, साथ ही साथ वो चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज हो पाए। तो भाई अर्जेंट है ना, तो उन्होंने एक सोल्यूशन दिया था एंड दैट इज गैंग प्लैंक। तो भाई अब गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके अगर दो लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो टू पीपल एट सेम लेवल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रखना है ये तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब इमरजेंसी हो। छोटी मोटी बात के लिए आप कहोगे नहीं नहीं अर्जेंट है, नहीं चलेगा भाई, तब आपको नॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर कहती हूँ तो वो जो कोर्ट्स में होता है ऑर्डर ऑर्डर नहीं, या तो वो जो होता है जैसे ए चलिए कर ले ऑर्डर, नो। यहाँ पे जब मैं कहती हूँ ना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? एवरीवन एंड एवरीथिंग शुड हैव अ फिक्स प्लेस। हर व्यक्ति और हर एक चीज की एक फिक्स जगह होनी चाहिए। एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स फिक्स प्लेस। हर व्यक्ति और हर चीज जिस जगह पे होनी चाहिए वहीं पे मिलनी चाहिए, वहीं पे रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि काफी बार आपका समय की बर्बादी हो जाती है चीजों को ढूंढने में। अब बहुत बार ऐसे होता है कहीं बाहर जाना है, लेट हो रहा है और हमें हमारी चीज नहीं मिल रही, एग्जाम में और हॉल टिकट नहीं मिल रही, एग्जाम में और किताब नहीं मिल रही, होता है कि नहीं? हाँ क्यों? क्योंकि हम चीज को उसकी जगह पे रखते ही नहीं। अब मान के चलो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, बुक्स है, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए ना हेनरी फ्योल का मानना था कि एक ऑर्डर होना चाहिए, हर एक चीज की ना एक फिक्स जगह होनी चाहिए। आप निकालो उसी जगह से, वापस रखो उसी जगह से, सो दैट चीजों को ढूंढने में टाइम की बर्बादी ना हो। और एक कंपनी में बेटा हजारों लोग काम करते हैं, आज कोई इधर बैठा है, कल कोई इधर बैठा है, फिर काम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ?
जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे एक फिक्स डेस्क होता है, मैं वहीं पे जाकर बैठूंगी। कल उठ के किसी को मुझसे काम है, अगर वो मेरे को बुलाने आ रहा है तो थोड़ी ना पूरे ऑफिस भर में ढूंढते बैठेगा, नहीं ढूंढेगा ना। यस, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, एवरीवन एंड एवरीथिंग शुड हैव अ फिक्स प्लेस, और हर चीज उसकी जगह पे और हर व्यक्ति उसी के जगह पे हमेशा होना चाहिए, जिससे ढूंढने में टाइम की बर्बादी ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब मैंने आपको बता दिया समानता। कौन सी समानता? इक्विटी वाली समानता। आप जो सोच रहे हो वो वाली नहीं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, बहुत सिंपल है। ये कहा जाता है कि भाई तुम मैनेजर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज और वर्कर्स हैं, भेदभाव ना करो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कोई भी तरीके से भेदभाव ना करो। जो जितना डिजर्व करता है, जो जितना काम करता है उसको उस मुताबिक मिलना चाहिए। प्रमोशन भी दोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दोगे, इंक्रीमेंट भी दोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दोगे। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे कास्ट का है, ये लेडीज है, नो। ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए। कभी भी एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी आपको भेदभाव नहीं करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा सबको फेयरली ट्रीट करना है, सबको एक समान ट्रीट करना है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे वो काम हो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। बेसिकली ये जो है ना, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल एग्जैक्टली क्या कहता है? आपकी कंपनी में कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, अच्छा कंपनी में नया है, नया काम है, नया कंपनी का माहौल है, थोड़ा सा काम को सीखने में और एडजस्ट होने में समय तो लगेगा। अब आप कहोगे 2 दिन में वो मास्टर बन जाए, नहीं होगा। हाँ, तो एम्प्लॉय को 2 दिन में कहना भाई तेरे को तो काम नहीं आता, चल तेरा ट्रांसफर कर दे, चल तेरे को निकाल दे, ये गलत है। अगर आप ये करते चलोगे ना, आपकी कंपनी में कोई अच्छा एम्प्लॉय आएगा ही नहीं, कोई आपकी कंपनी में काम करना चाहेगा ही नहीं, और जो बच्चे होंगे वो भी भाग जाएंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। कभी भी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसको कंपनी के माहौल के साथ एडजस्ट होने में, काम को सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, और उसको वो समय देना चाहिए। बार बार एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर रहे हो, बार बार उनको कंपनी से निकाल रहे हो, ये अवॉइड करो, ये चीज मत करो। इससे कंपनी में नेगेटिव माहौल बनता है, सारे अच्छे एम्प्लॉयज चले जाते हैं, एम्प्लॉयज जो है कंपनी छोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से आगे आकर कोई काम को करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीचर कहता है हमें ये काम करना है, और आप कहते हो मैम मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँ, इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव। खुद से आगे आकर अपने आप से कोई काम करने की कोशिश करना या कोई जिम्मेदारी को लेना, तो इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोग इनिशिएटिव ले। अगर कोई आपको कोई सजेशन देना चाहता है, कोई खुद से कोई काम करना चाहता है, कोई खुद से कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, कोई खुद से कुछ ट्राई करना चाहता है, उनको वो मौका मिलना चाहिए। यही कहता है द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कौन कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो भाई एम्प्लॉय जब सजेशन देता है ना, तो वो सजेशन को सुनो। अगर आपको लगता है कि उनका सजेशन अच्छा है, वो कोई अच्छा सजेशन दे रहा है, कोई अच्छा आइडिया दे रहा है, तो उसको मानो, उसको अपनाओ, उनको मौका दो अपनी बात रखने का, उनको मौका दो अपने आइडियाज को शेयर करने का, सो दैट एम्प्लॉयज को भी लगे कि वो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, उसका एक हिस्सा है, और उनको वो एक तरीके से अंदर से महसूस हो कि चलो वो अपनी बात रख पा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होती है वर्कर्स और मैनेजमेंट में, और यही तो हेनरी फ्योल जी चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दी कॉर्प्स। एस्पिरिट दी कॉर्प्स जो है, इसका अर्थात या मतलब है टीम वर्क। ठीक है, यहां पे हेनरी फ्योल का मानना था एज अ मैनेजर आपको भी कभी भी आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं, मेरा काम, मेरा गोल, मेरा डिपार्टमेंट, मेरी टीम, मेरी जिम्मेदारी, नो। हम, हमारा काम, हमारी टीम, हमारा गोल, हमारी जिम्मेदारी, हमेशा वी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सोचोगे आप अकेले चीजों को कर लोगे, हो नहीं पाएगा। मैनेजमेंट तो ग्रुप एक्टिविटी है, जब सभी वर्कर्स एक साथ मिलकर टुवर्ड्स गोल काम करेंगे तब तो काम पूरा होगा। तो एज अ मैनेजर आपको टीम वर्क को इंकरेज करना चाहिए, लोगों को इंकरेज करना चाहिए कि एज अ टीम काम करें, मिलकर कॉपरेट कोऑर्डिनेट करके काम करें, ना कि सब सिर्फ अपना 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 फायदा, अपना काम, उसको देखे और उसको सोचे। गलत है,
तो यही एज अ मैनेजर आपको करना है, लोगों को बताना है कि भाई हमेशा हमारा साथ मिलकर चीज़ों को करना होता है, ना कि अकेले अपना काम, अपनी चीज़ें, अपनी जिम्मेदारी को देखो। टीम में जो लोग हैं उनकी तरफ जो है एक ट्रस्ट डेवलप करना, उनके तरफ जो है एक कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना, जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीम में रहकर भी सिर्फ अपना अपना सोचोगे तो काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। याद रखने का शॉर्ट फॉर्म मैं आपको दे चुकी हूँ, CID यूज यूजर सोडा। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट तो भी पढ़ना बाकी है। FW टेलर, उनके जो प्रिंसिपल्स है, उनके जो टेक्निक्स है, पढ़ना बाकी है, जिसको हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन आज जो पढ़ा पहले देख तो लेते, समझा कितना? मैंने तो समझा है, बट आपको कितना समझा देखते हैं। चलिए, अब सबसे पहला सवाल पूछा गया है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल व्हिच एडवोकेट्स दैट देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो कोई भी लेवल पे सुपीरियर्स अच्छे होने चाहिए, नियमों का पालन करे और करवाए वैसे होने चाहिए, कायदे तोड़ने पे जो भी पेनल्टीज, पनिशमेंट्स है सबके साथ एक समान होनी चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता था? ठीक है, तो मुझे ऐसे कहीं कहीं सुनाई दे रहा है कि आप सही जवाब दे रहे हो, और भाई सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। क्योंकि आपने सही बोला, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो ये कहता है द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, बट ऑप्शन में तो डिसिप्लिन गिवन ही नहीं है ना, तो ऑब्वियसली मैं नन ऑफ द अबव कहूंगी क्योंकि करेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अब ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, CUET में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये पिक्चर देखकर आपको कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये पिक्चर के बेसिस पे कौन सा प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है? 3 लोग हैं, एक को साइडिंग का काम दिया, एक को पेंटिंग का काम दिया, एक को इंस्पेक्शन का काम दिया है, मतलब अलग अलग काम है जो तीनों में बांटा गया है, राइट? तो जब मैं कहती हूँ 3 काम है और तीनों में अलग अलग काम बांटा गया है, बांटना मतलब डिविजन, और किसको बांटना? काम को, मतलब डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड टू मीट द नीड्स ऑफ करंट सिचुएशन एट एनी गिवन टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन है, कौन सा वो आपको बताना है। मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है उनको बदलना जरूरी है, इम्प्रूव करना जरूरी है, चेंज करना जरूरी है एज पर द सिचुएशन। तो जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से आप उसको बदलो और अपने हिसाब से आप उसको चेंज करो। तो यहाँ पे कौन सा फीचर यहाँ पे गिवन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एज पर द करंट सिचुएशन, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है कैसे है, तो फ्लेक्सिबल है, एज पर सिचुएशन इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉय शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन हिज और हर इंटरेस्ट। तो एज एन एम्प्लॉय हमेशा आपको ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले देखना चाहिए, ना कि खुद का आर्थिक फायदा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? अब सब कुछ मैं बता दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो एक छोटा सा सवाल है, इसका जो जवाब है नीचे कमेंट करके आपको बताना है। जितने भी बच्चे सही जवाब देंगे उनके कमेंट्स को मैं करूंगी अथाम साफ। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल दैट व्हेन अप्लाइड मींस दैट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट रिगार्ड फॉर वन अनदर। मतलब आप जो भी कमिटमेंट करते हो, चाहे मैनेजमेंट वर्कर को कमिटमेंट दे या वर्कर्स मैनेजमेंट को कमिटमेंट दे, कमिटमेंट दिया है तो उसको निभाना है, उसको पूरा करना है। ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे कहता है? तो भाई ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्कर्स को कहते हो कि भाई आप ओवर टाइम करोगे तो हम आपको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तो आपको देना है। वर्कर कहता है कि भाई ये काम मैं आज पूरा कर ही जाऊंगा, तो आपको वो वादा निभाना है। ठीक है, next है that is management principles are meant to be applied to all types of and sizes of organization। यहाँ पे कौन सा फीचर जो है वो गिवन है? कहीं पे भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं, हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, मतलब ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, या तो आप इसको कह सकते हो ये प्रिंसिपल्स परवेसिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड स्टडीज कहो या तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहो, तो वो कौन है? नन अदर देन हेनरी फ्योल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न्ड विद डैश। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या कहता है? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे वन हेड वन प्लान या वन यूनिट वन प्लान दोनों वन एंड द सेम है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब होता है जब एम्प्लॉयज बार बार कंपनी छोड़ के जाते हैं, एम्प्लॉय आता है चला जाता है, वापस नहीं आता है वो भी चला जाता है, वापस आता है चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं टर्नओवर। एम्प्लॉयज बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं बदलते रहता है। ये कब होता है या ये नहीं होना चाहिए? ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि भाई ये कतई ही नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बार बार उनको निकाल रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, बोल रहे हो नहीं आता निकल जाओ, मत करो। थोड़ा सा नए ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने में, सीखने में, समझने में समय दो भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड्स सम मैनेजर्स टू एग्जिबिट एग्जेम्पलरी बिहेवियर एंड एडवाइजेस दैट दे शुड नॉट फॉल इनटू temptation of misusing their powers for personal benefit at any cost of general interest। मतलब हेनरी फ्यूल यहाँ पे कहते हैं कि कभी भी ना मैनेजर्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, बट पावर का गलत इस्तेमाल करके खुद का फायदा देखो, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है होने दो, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो जी हाँ, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कभी भी आर्थिक फायदा पहले ना देखो, पहले हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा किसमें है, बेनिफिट किसमें है, इसको आपको सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर बट एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव द नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उतनी भी पावर नहीं होनी चाहिए कि उसका गलत इस्तेमाल हो, लेकिन कम से कम इतनी तो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना काम जो है सही तरीके से पूरा कर पाए। तो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद है, अथॉरिटी ज्यादा है तो मिसयूज ऑफ पावर होगा, अथॉरिटी कम है तो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। मतलब जितना काम है कम से कम उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि काम समय से पूरा हो जाए, बैलेंस होना चाहिए दोनों में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एडिक्वेट अथॉरिटी इज नॉट गिवन टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कैन लीड टू डैश। जिम्मेदारी दी है बट जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जो पावर या अथॉरिटी होनी चाहिए वो अगर आप नहीं देते हो तो क्या हो सकता है? बताओ। आपका जो जिम्मेदारी है वो पूरी करने में दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको बताया था इफ अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदारी पूरी करने में दिक्कत हो सकती है, काम शायद आप पूरा ना कर पाओ, जैसे आप बोर्ड पे ड्राइंग पूरी नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने जो बेसिक्स है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्यूल यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत करेंगे, जहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर, उनकी थोड़ी जानकारी, उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। याद रखना, हम पढ़ाते तो रहेंगे, आप पढ़ते तो रहोगे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितने मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करोगे, उतना आपकी जो तैयारी है सीयूईटी की तरफ और उतने जो आपके कदम है सफलता की तरफ, वो और मजबूत बनते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर मिलेंगे, पर तब तक के लिए टड़ा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।